Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कोर्सेज अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो और बहुत इजीली इन सबके वीडियोस एक्सेस करना चाहते हो, देन यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल और वो है magnetbrains.com। कैसे वेबसाइट विजिट करते हैं, कैसे सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं, सब बताऊंगी इन डिटेल, बट कब, इस वीडियो के एंड में। बट अभी के लिए हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है अमांडा पोएम के NCERT क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करना, यानी कि हम 4th चैप्टर में जो लास्ट वीडियो बचता है हमारा वो यही है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे, बट अभी अगर हमें बात करनी है लाइक बेसिक चीज़ों की, जैसे कि आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट चैप्टर रिविजन, तो सब हो चुका है। बस आपके NCERT क्वेश्चंस बचे हैं ऑफ द पोएम अमांडा, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप अमांडा पोएम के जो भी तीनों वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, समरी, कंप्लीट चैप्टर रिविजन, सब देख चुके हो और आपको इस पोएम के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कौन है अमांडा, क्यों लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्यों दिया है पैरेंथेसिस, क्यों कुछ में नहीं दिया हुआ है पैरेंथेसिस, कौन बात कर रहा है अमांडा से, अमांडा क्यों सोचती हैं मरमेड की तरह है वो अपनी दुनिया में, या रपुंज़ल का क्यों इमेजिनेशन करती हैं, या क्यों सोचती हैं वो खुद को एज एन ऑर्फन वो बेटर रहेंगी, सब बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनकी मम्मा देती हैं, क्या है मीनिंग ऑफ द ऑल लाइक मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स जो भी दिए हुए हैं इन द पोएम, हर एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा बारी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बिकॉज जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उन्हें कैसे लिखना है वहाँ हम फंस जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अमांडा पोएम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर पोएम है इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थिंकिंग अबाउट द पोएम पे बेस्ड, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। अब इसके आंसर्स वैरी कर सकते हैं। देखो आप ना 9-10 साल की एज से लेकर टीनेजर की एज तक ले सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो 11-12 साल, 12-13 साल, आपको जैसा सही लगे। बट हाँ, बिल्कुल ही छोटी बच्ची 5-6-7 साल की नहीं है ये, क्योंकि एक्ने की बात की गई है, क्योंकि क्लीनिंग द शूज़ की बात की गई है, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आप टीनेजर सॉर्ट ऑफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप बोल सकते हैं 9 से 10 साल या 10 से 12 साल के बीच की ये लड़की है। सो अमांडा एक यंग गर्ल है, ऐसे बता देना है। फिर कैसे पता आपको, तो भाई जो चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वो एक स्कूल गोइंग गर्ल को ही दिए जाते हैं, तो वो होमवर्क वाली बात हो गई। दूसरी बात, ये स्कूल गोइंग है बट एज जो है वो 9-10 साल की होगी। क्यों? क्योंकि इनको एक्ने की बात भी की गई है कि एक्ने आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे चॉकलेट खाएंगी, तो वो वही एज होती है टीन एज वाली। क्लियर? ओके। So Amanda is a young girl who is around 9 to 10 years old. The things that she has been instructed about are the ones given to children of her age. तो ये करीबन 9 से 10 साल की हैं, इसीलिए हमने एग्जैक्ट नहीं बोला 10 साल की हैं, क्योंकि आपको कैसे पता, कुछ बताया ही नहीं है, राइट। तो आप हमेशा ऐसा कुछ रेंज लिखोगे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसा कुछ लिख देंगे। मतलब आप 12-13 तक जा सकते हो, उधर तक इनफ है, और आप 10 से या 9 से स्टार्ट कर सकते हो। तो इतनी एज आपने बता देनी है, रेंज। पहला रीजन क्या पता है भाई आपको, कैसे लग रहा है कि हाँ यही एज होनी चाहिए, क्योंकि जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो उन बच्चों को दिए जाते हैं जो इसी एज के होते हैं, 9-10 साल के। इन एडिशन हर मदर स्टॉप्स हर फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट सिंस शी हैज एक्ने, दिस इज समथिंग विच टेल्स दैट अमांडा इज अ यंग गर्ल। ऑल्सो अगर उनको जब चॉकलेट खाती हैं तो उनको एक्ने आ जाते हैं, शी गेट्स एक्ने, तो इसीलिए ये भी चीज़ है जो प्रूव करता है कि वो एक यंग गर्ल है। क्लियर? ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Who do you think is speaking to her? इस पे हम बहुत गहरा वार्तालाप कर चुके हैं पहले भी, डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी, और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो समरी में भी हमने बहुत अच्छे से बात की इस पे, कि जो लाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कोई पेरेंट्स की बात ही कर सकता है, लाइक पेरेंट्स ही दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस। अब पेरेंट्स में वो फादर बोल रहे हैं कि मदर बोल रहे हैं, इस पे अगर हम बात करें तो जो बातें हैं एक्ने वाली, जो बातें हैं रूम साफ़ करने की, जूते साफ़ करने की, ये सब चीज़ें जो हैं, या फिर आप जो लास्ट स्टैंजा देखते हो कि भैया कि इसको नैक किया है, वो सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये जो है उसकी मम्मा ही हैं जो उसे टोक रही हैं। ठीक है, सो इन द पोएम इट सीम्स एज इफ वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अमांडा इज स्पीकिंग टू हर. It's most likely that it's her mother. A mother always tries to guide her child, hence it appears that the speaker is her mother. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ना, नो ऑफेंस, ये नहीं बोलना है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, फादर भी जो होते हैं, पापा जो होते हैं, वो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, बट यहाँ पोएम में आप प्रूफ करोगे तो आपको ऐसी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, राइट, कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो एक मदर ही देती है बच्चों को, गाइड करती हैं वो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देकर। तो जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं उस पे बेस्ड हमें लगता है कि हर मदर इज द वन जो कि उनसे बात कर रही है। क्लियर है? ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन।
Why are stanzas 2, 4, 6 given in parentheses? आ गया आपका parentheses वाला क्वेश्चन, जिसकी बात हम 2-3 वीडियो से करते आ रहे हैं। तो भाई आपको स्टैंजा 2, 4 और 6 ब्रैकेट जैसे कुछ पेरेंथीसीज में दिया हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काम ये होता है कि आपको ना एक इन्फॉर्मेशन अलग करके बताए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है जो अमांडा की मॉम बोल रही है, ये वो लाइन्स है जो अमांडा सोच रही है, तो आप ना थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओ, आपको थोड़ा सेपरेशन टाइप का दे दे पोएट, इसीलिए उन्होंने उसे पेरेंथीसीज में रखा है, ठीक है। सो स्टैंजास 2, 4, 6 आर गिवन इन पेरेंथीसीज एज दे शो द इनर थॉट्स ऑफ अमांडा। वो बोल भी नहीं रही है ना, वो सोच रही है ऐसा, तो वो कहीं कुछ बोलने की बात हो रही है, स्पीकर की लाइन्स है बोलने की जो उनकी मॉम की है, कहीं वो सोच रही है तो वो सोचने वाली बात अलग हो गई। सो भाई वो इनर थॉट्स है अमांडा के when she receives the instructions from her mother. The scoldings by Amanda's mother and Amanda's reaction are kept separately. Thus parentheses is used to show the difference. तो ये डिफरेंस बता रहा है, ये सेपरेशन बता रहा है कि भाई कौन सी लाइन्स हैं जहां पर स्कोल्ड किया जा रहा है अमांडा को, कौन सी लाइन्स हैं जो अमांडा का इमेजिनेशन है, रिएक्शन है टू दोस स्कोल्डिंग्स, वो चीज सेपरेट रहे, आपके लिए क्लियर रहे, इसीलिए पेरेंथीसिस में दिया है। अदरवाइज ना लगातार होता बिना पेरेंथीसिस के तो आपके लिए थोड़ा ऐसे हो जाता है कि अब क्या हो रहा है, ये मतलब कौन क्या बोल रहा है। ऑब्वियसली पढ़कर समझ आ जाता है बट देखकर नहीं आएगा ना। अब आप देखकर बोल सकते हो कि हाँ ये अमांडा की मम्मी की लाइन से, ये अमांडा की लाइन से। क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6। 2, 4, 6 पेरेंथीसिस वाले हैं, तो अमांडा इज द स्पीकर। एंड डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर्स इन 1, 3, 5, 7? 1, 3, 5, 7 में अमांडा की मॉम है जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, तो आपको लगता है क्या कि अमांडा सुन रही है अपनी मॉम के बातों को, या फिर उधर पर अटेंशन पे कर रही है कि नहीं? तो आप सबसे पहले बताएंगे द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4, 6 इज अमांडा हरसेल्फ। अमांडा खुद स्पीकर है। दूसरी बात, नो आई डोंट थिंक कि अमांडा इज लिसनिंग टू हर मदर, बिकॉज उनकी मॉम जो है जब भी कुछ बोलती है शी इज बिजी इन हर इमेजिनेशन, वो अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो वो डेफिनेटली भी नहीं सुन रही हैं, कुछ भी नहीं सुन रही हैं अपनी मॉम की। लाइक वो सुन रही हैं, सुनने में समझ आ रहा है आपको, तभी तो वो इमेजिन कर रही है उसे लिंक, मतलब वो ना अटेंशन पे नहीं कर रही है, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है उनकी बातों को। सो द स्पीकर ऑफ द स्टैंजास 2, 4, 6 इज अमांडा हरसेल्फ। नो अमांडा इज नॉट लिसनिंग टू हर मदर्स वर्ड्स इन स्टैंजा 1, 3, 5 एज शी इज बिजी इन हर इमेजिनेशन, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही खोई हुई है। क्लियर? ओके नेक्स्ट है व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर अमांडा एक जल परी होती, एक मत्स्यांगना होती, तो फिर वो क्या करती? तो भाई अमांडा जो है वो बिल्कुल खुशी खुशी आलस्य से भरपूर उन वेव्स, उन लहरों के साथ तैरती रहती, जहां वो बिल्कुल अकेली हैं, उन्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। कहां पर? एक बहुत ही गहरे हरे समुद्र में। ठीक है। सो इफ अमांडा वर अ मरमेड, वर क्यों लिखा है ये चीज मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ लिखते हैं एक तो आई वॉज प्लेइंग, जैसे हमने लिखा, ठीक है, तो हम वॉज यूज करते हैं, हम कभी नहीं लिखते आई वर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि वर जो है वो होता है प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा के लिए, और आई मतलब मैं अकेली, एक की बात हो रही है, तो हम हमेशा आई वॉज यूज करते हैं। बट कहीं कहीं पे वॉज की जगह वर आ जाता है। कब आता है? जब हम कोई काल्पनिक चीज की बात करते हैं, जब हम कुछ विश करते हैं कि काश ऐसा होता। जैसे मैं बोलूं कि काश मैं प्रेसिडेंट होती, तो मैं क्या लिखूंगी? आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट। आई वॉज नहीं होता। तो जब आप कोई विश करते हो, आप कोई डिजायर करते हो, या आप कुछ सोच रहे हो, इमेजिनेशन है आपका जो पक्का रियलिटी नहीं है, तो आप वहां वर यूज कर सकते हैं। सो इफ अमांडा वर अ मरमेड है, वॉज अ मरमेड नहीं। क्यों? क्योंकि अमांडा अगर ऐसी मरमेड होती तो भैया है थोड़ी ना ही बन सकती है, बट होती तो इमेजिनेशन है, एक विश है, ठीक है, इसीलिए आप वर का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आंसर लिखते वक्त भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ जब ये बोल रहे हैं कि अगर अमांडा ऐसी होती तो आप वर यूज करेंगे। ठीक है। सो इफ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड बी द सोल, यानी इकलौती, इनहैबिटेंट यानी रहवासी, तो शी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द सी। वो ग्रीन एमरल्ड, ग्रीन कलर का जो समुद्र है, वहां की इकलौती इनहैबिटेंट या रहवासी होती, एंड कुड ड्रिफ्ट अवे हैप्पीली ऑन अ लैंग्विड एमरल्ड सी। और ये जो समुद्र है जो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, लैंग्विड है, शांत, काम, कंपोज, वहां पर बढ़िया ड्रिफ्ट कर रही होती। आगे चाहिए आप ब्लिसफुली लिख रही हैं, हैप्पीली लिख रहे हैं, आपके ऊपर है, आप लिख सकते हो मेरीली, हैप्पीली, ब्लिसफुली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? सो इस तरीके से अगर वो मरमेड होती तो वो बढ़िया अपना आलस्य से बिल्कुल घूमती रहती, वो पानी की लहरों के साथ जाती रहती और बहुत खुशी खुशी तैरती रहती। डन है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। इज अमांडा एन ऑर्फन? Why does she say so? क्या अमांडा एक अनाथ है? अमांडा एक अनाथ नहीं है, वो ऑर्फन नहीं है, क्योंकि उनकी मॉम डैड हैं। तो वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि अमांडा को पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये बहुत बड़ी चीज वो सोच रही हैं कि बीइंग एन ऑर्फन इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स समथिंग विच इज दी
सैडेस्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो वो चीज़ है कि उनको ना लगता है कि उनके पास फ्रीडम नहीं है, और अगर वो एक ऑर्फन होंगी तो उनके पास फ्रीडम होगी, इसीलिए वो इतना कुछ सोच रही है, ठीक है। सो नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा बिल्कुल भी ऑर्फन नहीं है। शी सेज सो एज शी वांट्स टू लिव फ्रीली, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी उसको इच्छा है जिंदगी में, वो है फ्रीडम, आज़ादी। शी इज कॉन्स्टेंटली नैक्ड बाय हर मदर, उसे ना लगातार नैक किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली उसे टोका जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है बाय हर मदर, तो दैट्स वाई वो थोड़ी इरिटेट हो गई है, अनॉय हो गई है। शी विशेस टू रोम अराउंड द स्ट्रीट्स अलोन एंड ड्रॉ डस्ट पैटर्न्स विथ हर बेयर फीट, वो ऐसा सोचती है, विश करती है कि वो बिल्कुल आराम से घूम रही है सड़कों पे, कोई लेना देना नहीं है कि कोई उसको रोकेगा टोकेगा। ऑल्सो उसको कोई फुटवेयर वुटवेयर नहीं पहना, अपने नंगे पाँव से वो मिट्टी पे अपनी छाप बना रही है पैरों की, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि कोई टोकेगा नहीं उसको वहाँ पर। शी थिंक्स इफ शी वर एन ऑर्फन, अगेन देखो, इफ शी वर, अगर वो होती तो वर कर दिया यहाँ पर। सो इफ शी वर एन ऑर्फन शी वुड डू व्हाटएवर शी वांट्स एंड नोबडी वुड इंस्ट्रक्ट हर। तो ले देखे एक ही चीज़ है जिसकी वजह से शी इमेजिन टू बी एन ऑर्फन, और जिसकी वजह से उनको लगता है कि एक ऑर्फन होना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स का होना, वो था कि उसको फ्रीली अपनी लाइफ जीनी है। शी वांटेड कि कोई भी नहीं होना चाहिए जो उसको बताए कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे सब कुछ अपनी मर्जी से करना है अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा से बताया जाता है ये करो वो करो, टोकना एंड एवरीथिंग, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है और अपनी दुनिया में वो एक ऑर्फन होने की इच्छा जताती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल, व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंजल। क्या आपको रपुंजल की कहानी पता है? अरे बिल्कुल पता है, आपको पता ही है, जिसने मूवी देखी उसको तो बिल्कुल याद होगा कि रपुंजल एक फेरी टेल कैरेक्टर है, एक परियों की कहानी का पात्र है, जिसे एक विच, एक चुड़ैल ने एक टार में बंद कर दिया था, कैद कर दिया था। और रपुंजल के बहुत ही खूबसूरत बड़े से बाल हैं, ब्राइट येलोइश, गोल्डन कहना चाहिए, गोल्डन हेयर है उसके, जो कि बिल्कुल बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े बाल है उसके, और वो उन बालों को खोलकर खिड़की के बाहर करती है, तो उसे पकड़ के चुड़ैल टार में आ जाती है। अब रपुंजल वहाँ अकेली है टार में, तो ये चीज़ जो है दिमाग में आती है अमांडा के कि वो भी रपुंजल की तरह एक टार में अकेले रहना चाहती है, जहाँ कोई ना हो उसके साथ, जहाँ कोई ना हो आसपास, और वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके। और ऑल्सो रपुंजल की जैसी एक चीज़ है जो नहीं करेंगी, और वो ये है कि वो अपने बाल खोलकर कभी खिड़की के बाहर नहीं करने वाली है, ताकि कभी भी कोई भी उनके टार में आ ना सके। तो ले दे के उनको लगता है कि अकेले रहेंगी वो रपुंजल की तरह, एक टार में कोई नहीं होगा, इसीलिए वो इमेजिन करती है कि रपुंजल की तरह बनना। क्लियर? सो रपुंजल इज अ फेरी टेल कैरेक्टर, एक परियों की कहानी का पात्र है। शी वॉज लॉक्ड इन अ टार बाय अ विच, एक टार में उसे कैद कर दिया गया था एक चुड़ैल के द्वारा। आफ्टर सम टाइम शी अडैप्टेड टू द टार एंड वॉज वेरी हैप्पी इन इट। तो धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है, पहले ऑब्वियसली वो बहुत परेशान रहती है, बट धीरे धीरे फिर उसको आदत हो जाती है टार की, एंड वहीं पे रहने लगती है। शी हैड वेरी लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड कलर के गोल्डन टाइप का टच जो होता है वैसे बाल है उसके, विच वॉज यूज बाय द विच टू क्लाइंब द टार, और उसके हेयर को यूज करती थी विच क्लाइंब करने के लिए। In the same way, Amanda wishes to live her life like Rapunzel on a high tower where she will be all alone and have freedom and peace. और इसी तरीके से रपुंजल भी खुद को इमेजिन करती है, सॉरी अमांडा खुद को इमेजिन करती है एज रपुंजल, कि वो एक बहुत ऊंचे से टार में रहती है, ऑल अलोन, अकेले, और वो फ्री रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा वहां पर उसको टोकने के लिए। बट शी वुड नेवर लेट हर ब्राइट हेयर डाउन फॉर एनीवन टू क्लाइंब टू द टावर। ऑल्सो वो कभी नहीं करेगी ये चीज़ कि वो अपने बाल खोल के रख दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी चढ़कर टार में आए, तो शी वुड नॉट डू दैट। क्लियर? तो ये आंसर है कि रपुंजल कौन है उसके बारे में, और क्यों अमांडा इमेजिन करती है खुद को एज अ रपुंजल। तो आपको तीनों प्रश्न मिल गए, क्यों एज अ मर्मेड, क्यों एज एन ऑर्फन, और क्यों एज अ रपुंजल। आपको तीनों प्रश्न से कोई भी प्रश्न आता है कृपया करके इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ऑल्सो इनको अपने शब्दों में लिखने की अगर आप थोड़ी भी कोशिश कर सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो प्लीज कोशिश करना कि खुद के शब्दों में आंसर लिख पाओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर। व्हाट इज यर्न, YEARN? इसका मतलब होता है टू लॉन्ग फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, इच्छुक हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बहुत, क्या बोलूँ मैं, लाइक जब हमको कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली चाहिए होती है ना, उसे हम यर्न कहते हैं, यानी आप ना उसके बिना रह नहीं सकते, दैट इज व्हाट इज यर्न करना। तो यहाँ पर वो क्या चीज़ है जो अमांडा बहुत ज़्यादा इच्छा करती है जिस चीज़ की, वो है फ्रीडम, आज़ादी। उसे सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई आसपास नहीं चाहिए। तभी तो वो हर जगह अपने आप को अकेले करती है इमेजिन। देखो उसने किसी के साथ इमेजिन नहीं किया है, तो ये प्रूफ करता है कि वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर करती है फ्रीडम का।
व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? तो अमांडा के बारे में आपको क्या पता चलता है? एक टाइप का आंसर मैं बता दूंगी, अगर आपके दिमाग में और कोई थॉट है तो प्लीज उसको इन द फॉर्म ऑफ आंसर लिखने की कोशिश करना। सो अमांडा यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड साइलेंस। उसे बहुत ज़्यादा आज़ादी और शांति चाहिए, उसे बिल्कुल आवाज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज वो आवाज़ें सुन सुन के पक गई है कि ये करो ये मत करो एंड एवरीथिंग। तो ये दो चीज़ है जो उसके दिमाग में चल रही हैं। शी इज़ अनॉयड विद द कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हर बाय हर मदर। वो इरिटेट हो चुकी है, अनॉय हो चुकी है वो लगातार दिए हुए इंस्ट्रक्शन से, कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन से जो उनकी मॉम दे रही हैं। शी वॉन्ट्स टू स्टे अलोन, और उसको अकेले रहना है। अमांडा सिर्फ अकेले रहना चाहती है। दिस शोज दैट अमांडा इज फेड अप ऑफ द कंटिन्यूअस स्कोल्डिंग शी रिसीव्स फ्रॉम हर मदर। और ये शो करता है कि अमांडा जो है ना वो परेशान हो चुकी है विद दिस कंटिन्यूअस स्कोल्डिंग, लगातार डांट से, और जो कि उसको उसकी मॉम से मिलती है। शी वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हर टू अ प्लेस वेयर शी वुड नॉट बी कॉन्स्टेंटली नैग्ड एंड वुड बी एबल टू लिव पीसफुली। और इसीलिए वो ऐसी जगह पे जाके रहना चाहती है जहां पर ना उसको कोई भी कॉन्स्टेंटली नैग नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो पीसफुली रह पाएगी। तो ये चीज़ है जो हमें अमांडा के बारे में पता चलती है कि नंबर 1 उसको क्या चाहिए, फ्रीडम और साइलेंस। नंबर 2 वो अनॉय हो चुकी है अपनी मॉम के इंस्ट्रक्शन से। नंबर 3 उसे ऐसी जगह पे जाके रहना है जहां वो अकेली होगी और कोई उसको बार बार टोकेगा नहीं। डन? ओके। नेक्स्ट है रीड द लास्ट स्टैंजा, मतलब जो उनकी मॉम बोलती है। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? आपको क्या लगता है कि अमांडा क्या सल्क करती है? सच में वो बड़ी नाराज से स्टेट में रहती है? क्या वो मूडी है? तो मैंने इस पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अमांडा एक्चुअली मूडी नहीं है। वो क्योंकि अपनी दुनिया में इतनी बिजी है, इतनी व्यस्त है, इतनी खोई हुई है कि कोई भी उसको देखेगा तो यही सोचेगा कि वो मूडी है या फिर वो नाराज रहती पूरा टाइम। बट वैसा नहीं है, वो इधर पर है ही नहीं ना, इस प्रेजेंट दुनिया में है ही नहीं उसका दिमाग उसकी सिर्फ फिजिकल बॉडी है। वहां पे उसका जो दिमाग है वो तो अपनी दुनिया में है, राइट? जहां पे वो एज मर्मेड, एज ऑफन, एज रपांजल अपने आप को इमेजिन करती है, राइट? तो ये जो चीज है उनकी, वो लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत दिखाती है कि वो मूडी हैं या वो सल्क करती हैं, बट ऐसा है नहीं। तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? नो, अमांडा इज नीदर सल्किंग नॉर मूडी। ना ही वो सल्क करती है ना ही वो मूडी है। शी जस्ट यर्न्स फॉर हर फ्रीडम, दैट्स इट। उसको सिर्फ फ्रीडम चाहिए। शी इमेजिन्स हर ओन वर्ल्ड, और इसीलिए वो अपनी पूरी दुनिया जो है उसकी कल्पना करती है। वेयर शी हैज फ्रीडम एंड शी लिव्स पीसफुली, जहां पर उसके पास आजादी है और वो बहुत आराम से वहां रह सकती है। She is completely lost in her thoughts and is therefore not paying attention to her mother. वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, अपनी ही बातों में खोई हुई है, इसीलिए वो बिल्कुल भी अपनी मॉम की तरफ अटेंशन पे नहीं कर रही है। She appears to be moody and sulking as she is not paying attention, but she is not sulking and is not moody. ऐसा लगता है, she appears to be, वो ऐसा दिखता है, बट वो है नहीं ऐसी, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोई हुई है। तो हमें थोड़ी पता वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, तो ऐसा लगता है कि यार उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऐसी है वो। क्लियर है? ठीक है, चलो। सो इस तरीके से आपके 9 प्रश्न हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई थिंक ओवरऑल ये पूरी पोएम को कंप्लीटली आप कवर करते हैं ये क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपको कुछ अगर ऐसे प्रश्न आएंगे जहां आपका व्यू पॉइंट पूछा जाता है, या जहां पर कोई लाइन दे देंगे, कोट दे देंगे, तो वैसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे आने वाले कुछ वीडियोस में, उसकी टेंशन नहीं करनी है। बट हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि पोएम कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को वो क्लियर है। ठीक है, चलो फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, अगर वैसे ही आप बाकी की वीडियोस को इजीली देखना चाहते हो, आप अलग अलग कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको खुद लिख के ढूंढना ना पड़े, ऑब्वियसली आपको कैसे पता चलेगा ना क्या ढूंढना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं, जस्ट विजिट कर लो वेबसाइट को। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे वेबसाइट पे जाओगे, ये जो पेज है आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, और इस पेज पे आपके सामने सारे कोर्सेज हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, IIT JEE एवरीथिंग। आप बस जाके क्लिक कर दो। जैसे आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे सारी क्लासेस आ जाएंगी आपके सामने। जिस भी कोर्स के अंदर क्लासेस नहीं होती, सीधे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सपोज आपने क्लास 10 पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे उस क्लास से रिलेटेड। उस विषय पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। जैसे आपको इंग्लिश में फर्स्ट राइट बुक का कोई टॉपिक देखना है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे चैप्टर्स की लिस्ट आएगी। उस यूनिट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको देखना है यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड वाला, आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इसका जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, बस आपको कुछ कुछ क्लिक करना होता है, और इस तरीके से वेबसाइट पे जाकर आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपका समय बड़ा बच जाता है। तो जितना समय आप ढूंढ कर, सोच कर वेस्ट करने वाले थे, उतना वीडियो देखकर नोट्स बनाने में लगा लेना। क्लियर? ओके, चलिए। सो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के एंड में, यानी हमने अमांडा पोएम को कंप्लीटली खत्म कर दिया है।
और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे हम आगे जाके करेंगे, बट बेसिकली हम 4th चैप्टर को वाइंड अप कर चुके हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है। साथ ही साथ अब आप जानते हो कि इस पोएम में क्या मीनिंग है, हर एक चीज़ का, हर एक कैरेक्टर का, हर एक स्टैंजा का। डन? ओके, चलिए। सो अब बारी आती है अगले चैप्टर को स्टार्ट करने की, जो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।